दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तेनालीराम की चतुराई। दोस्तों, एक बार की बात है, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख और चतुर तेनालीराम थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। एक दिन महाराज ने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि तेनालीराम बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं। हम उनकी चतुराई की परीक्षा लेना चाहते हैं। सभी दरबारियों ने महाराज की बात सुनी और सहमति जताई। महाराज ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, हम तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें 3 दिन के भीतर राज्य के सबसे अनमोल वस्तु को ढूंढकर हमारे सामने पेश करना होगा। अगर तुम यह कर पाओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तेनालीराम ने महाराज की चुनौती स्वीकार की और सोचने लगे कि राज्य की सबसे अनमोल वस्तु क्या हो सकती है। वह 3 दिन तक राज्य में घूमते रहे और सोचते रहे। आखिरकार तीसरे दिन उन्होंने एक योजना बनाई और दरबार में वापस आए। दरबार में सभी दरबारी और महाराज उत्सुकता से तेनालीराम का इंतजार कर रहे थे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने राज्य की सबसे अनमोल वस्तु ढूंढ ली है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह वस्तु है? तेनालीराम ने एक दर्पण निकाला और महाराज के सामने रख दिया। महाराज ने हैरान होकर पूछा, यह दर्पण कैसे राज्य की सबसे अनमोल वस्तु हो सकता है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस दर्पण में जो चेहरा आप देख रहे हैं, वही राज्य की सबसे अनमोल वस्तु है। आपके बिना यह राज्य अधूरा है। आप ही इस राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक हैं। इसलिए आपके बिना यह राज्य कुछ भी नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तेनालीराम की तारीफ की और उन्हें इनाम देने का वादा किया। सभी दरबारियों ने भी तेनालीराम की चतुराई की सराहना की। इस प्रकार तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सभी को प्रभावित किया और सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव में सबसे चतुर हैं। महाराज ने तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार दिए और उनकी प्रशंसा की। तेनालीराम की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उनकी चतुराई के किस्से सुनकर आनंदित होने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई का सही उपयोग करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तेनालीराम की तरह हमें भी हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तेनालीरामन की चतुराई के किस्से हमेशा से ही रोचक और प्रेरणादायक रहे हैं। एक ऐसा ही किस्सा है जिसमें तेनालीरामन ने अपनी बुद्धिमानी से राजा और राज्य को बड़ी मुसीबत से बचाया। तेनालीरामन और चोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक व्यापारी पहुंचा। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसने दरबार में अपनी समस्या सुनाई, महाराज, मैं एक बहुत अमीर व्यापारी हूं। मेरी संपत्ति बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे घर में चोरी हो रही है। हर रात कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता है। मैंने अपने नौकरों से पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। मुझे डर है कि कहीं एक दिन मेरी पूरी संपत्ति ही चोरी न हो जाए। राजा ने व्यापारी की बात सुनी और दरबारियों से सुझाव मांगे। सभी दरबारियों ने अपने अपने तरीके सुझाए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया। तब राजा ने तेनालीरामन को बुलाया और उससे मदद मांगी। तेनालीरामन ने व्यापारी से कहा,
आप चिंता न करें। आज रात मैं आपके घर पर रहूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। रात को तेनालीरामन व्यापारी के घर पहुंचा। उसने व्यापारी के घर का पूरा निरीक्षण किया और फिर एक योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, आज रात हम सभी को सोने का नाटक करना होगा। मैं देखूंगा कि चोर कैसे और कब आता है। रात गहराते ही सभी सोने का नाटक करने लगे। तेनालीरामन ने खुद को एक कोने में छिपा लिया। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक छाया धीरे धीरे घर में दाखिल हो रही है। तेनालीरामन ने अपने साथ लाए हुए घोड़े के बाल का इस्तेमाल किया और उसे दरवाजे पर इस तरह से बांध दिया कि जैसे ही चोर दरवाजे से बाहर निकले वह उसमें फंस जाए। कुछ देर बाद चोर घर का कीमती सामान लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और तभी वह बाल में फंस गया। चोर ने बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। तेनालीरामन ने तुरंत व्यापारी को जगाया और चोर को पकड़ लिया। अगले दिन सुबह तेनालीरामन ने चोर को राजा के सामने पेश किया। चोर ने कबूल किया कि वह ही लगातार चोरी कर रहा था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन की चतुराई की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार से नवाजा। व्यापारी ने भी तेनालीरामन का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बुद्धिमानी ने मेरी संपत्ति और मेरी नींद दोनों को बचाया। इस तरह तेनालीरामन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल व्यापारी की मदद की बल्कि राज्य में सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया। तेनालीरामन की कहानियां हमें हमेशा यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चालाकी से किसी भी मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 तेनालीराम और अदृश्य चोर नई मजेदार कहानी। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में आए दिन अजीब अजीब घटनाएं घटित होती रहती थीं। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। महाराज के खजाने से सोना और बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए थे। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी क्योंकि खजाने के चारों ओर सख्त पहरा था और कोई भी बिना अनुमति के वहां नहीं जा सकता था। महाराज ने यह समस्या हल करने के लिए अपने सबसे चतुर और विश्वस्त दरबारी तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, यह चोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यह काम किसी अदृश्य चोर का है। महाराज और दरबारी तेनालीराम की इस बात पर हंसने लगे। लेकिन तेनालीराम ने अपनी योजना बनाई और महाराज से कहा, मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं इस अदृश्य चोर को पकड़ने का प्रयास करूंगा। उस रात तेनालीराम ने खजाने के कमरे में कई प्रकार के रंगीन पाउडर और आटे को चारों ओर बिखेर दिया और खजाने के दरवाजे के पास छिपकर बैठ गए। कुछ घंटों बाद उन्होंने कमरे में कुछ आवाज सुनी। कोई अदृश्य व्यक्ति कमरे में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वह अदृश्य चोर कमरे में घुसा, उसके पैर रंगीन पाउडर और आटे से सने गए। तेनालीराम ने तुरंत खजाने के दरवाजे को बंद कर दिया और चोर को पकड़ने के लिए महाराज को बुलाया। महाराज और दरबारी तुरंत वहां पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, इस कमरे में एक अदृश्य चोर है। मैंने उसे रंगीन पाउडर और आटे से ढक दिया है। अब आप उसे देख सकते हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कमरे में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पैरों पर रंगीन पाउडर और आटे के निशान थे। वह चोर दरबार का ही एक सेवक था जिसने अदृश्य होने की तकनीक सीखी थी और इस तकनीक का दुरुपयोग कर रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को कड़ी सजा दी। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई ने फिर एक बार दरबारियों और महाराज को प्रभावित किया। इस प्रकार
तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अदृश्य चोर को पकड़कर महाराज का खजाना बचा लिया और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धिमानी और चतुराई से उसका समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 तेनालीराम और जादुई आम का पेड़ बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपने बगीचे में टहल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक विशाल आम का पेड़ सूख रहा है। यह आम का पेड़ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जादुई था और हर साल केवल एक ही आम देता था। उस आम को खाने से इंसान की सभी बीमारियां दूर हो जाती थीं। महाराज इस बात से बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने दरबार में सभी विद्वानों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। अंत में महाराज ने तेनालीराम को बुलाया और उसकी चतुराई पर भरोसा करते हुए कहा, तेनालीराम, हमारे बगीचे का जादुई आम का पेड़ सूख रहा है। हमें इसका कारण समझ नहीं आ रहा और न ही कोई इसका इलाज बता पा रहा है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तेनालीराम ने महाराज को आश्वासन दिया और बगीचे में जाकर उस पेड़ का निरीक्षण करने लगा। उसने ध्यान से देखा कि पेड़ के आसपास की मिट्टी सूखी और कड़ी हो चुकी थी। तेनालीराम ने सोचा कि शायद पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। उसने तुरंत बगीचे के माली को बुलाया और पूछा, क्या तुम पेड़ को नियमित रूप से पानी दे रहे हो? माली ने जवाब दिया, हाँ, मैं रोज पेड़ को पानी देता हूँ, लेकिन फिर भी यह सूख रहा है। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा और फिर उसने माली से कहा, कल सुबह जल्दी उठकर जब सूरज निकल रहा हो तब पेड़ के आसपास की मिट्टी को खोदकर देखो। मुझे यकीन है कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो इस समस्या का कारण है। अगले दिन सुबह माली और तेनालीराम ने मिलकर पेड़ के आसपास की मिट्टी को खोदा। अचानक उन्होंने देखा कि मिट्टी के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है जो पेड़ की जड़ों को दबा रहा था। तेनालीराम ने उस पत्थर को हटाने का आदेश दिया और फिर पेड़ की जड़ों को साफ पानी से धोया। कुछ दिनों बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उसमें फिर से नए पत्ते और फूल आने लगे। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को इनाम दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से जादुई आम के पेड़ को बचा लिया और महाराज की चिंता को दूर किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 ईमानदारी बहुत मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय कभी कभी अपने दरबार में इतने सहज हो जाते थे कि उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे एक कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिज्ञ और अनुशासन प्रिय शासक हैं। जिस दिन महाराज में सहजता दिखती, उस दिन आम सभासद भी मस्ती में आ जाते। सभा भवन में हंसी, ठिठोली, बहस, बतरस सब कुछ होता। तेनालीराम एकमात्र ऐसा सभासद था जो यह समझता था कि महाराज का अचानक सहज हो जाना और सभासदों को इस तरह ढील देना भी उनकी शासन नीति का हिस्सा है। इससे महाराज अपने सभासदों की मूल प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। सभासदों में खुलापन आते ही थोड़ी बहुत उच्छृंखलता भी आ जाती थी, जिसे उस दिन महाराज क्षमा मानते थे, लेकिन उच्छृंखल होने वाले सभासदों के प्रति उनका व्यवहार बाद में बदल जाता था। वे ऐसे सभासदों से कड़ाई से पेश आते और आदेशात्मक होकर छोटी पंक्तियों में बातें करते। एक दिन तेनालीराम थोड़ी देर से सभा भवन में पहुंचा। उस समय एक सभासद कोई मनोरंजक घटना सुना रहा था। उसकी बातें समाप्त होने पर सभी सभासद हंस पड़े।
महाराज भी खूब हंसे। चूंकि तेनालीराम ने पहले कही गई बातें नहीं सुनी थीं, इसलिए वह नहीं हंसा। अपने आसन पर गंभीर बना बैठा रहा। महाराज ने उसे देखा और महसूस किया कि सबके हंसने मने तेनालीराम साथ नहीं दे रहा है। महाराज को यह बात बुरी लगी, मगर उन्होंने उस समय तेनालीराम से कुछ नहीं कहा। न जाने कैसे सभासदों के बीच दान पुण्य, धर्म कर्म और ईमानदारी पर बहस होने लगी। एक सभासद ने कहा, महाराज, मेरे विचार से धनवान लोग गरीबों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। वे स्वयं साधन संपन्न होते हैं। आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उन्हें उपलब्ध होती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए उनका ईमान नहीं डोलता। वे दान पुण्य करते हैं, इसलिए उनमें धार्मिक भावना भी विद्यमान रहती है, जबकि गरीबों का ईमान जल्दी ही डोल जाता है। तेनालीराम, जो अब तक चुप था, इस सभासद की बातें सुनने के बाद अपने आसन से उठा और बोला, महाराज, मैं माननीय सभासद के इस कथन से सहमत नहीं है। मेरा विश्वास है कि गरीब आदमी अधिक धर्मभीरू होता है। वह भगवान से डरता है, इसलिए वह गलत काम करने से बचता है। ईश्वर का भय गरीबों को इतना अधिक होता है कि उसका ईमान इसी भय के कारण डोलता नहीं। धनवान में ईश्वर का भय इस तरह का नहीं होता। उसके दान पुण्य में भी लौकिक प्रतिष्ठा की चाह छुपी रहती है कि लोग उसे ऐश्वर्यशाली और परोपकारी के रूप में स्वीकार करें। तेनालीराम की गंभीर वाणी थोड़ी देर तक सभा भवन में अनुगूंज उत्पन्न करती रही। तेनालीराम के चुप होते ही महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम एक मूल बात भूल रहे हो। ईमानदारी एक मानवीय गुण है जो किसी में भी हो सकता है। इसमें धनवान और निर्धन की कोई बात ही नहीं है। तेनालीराम ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। बस मैं यह कह रहा था कि गरीबों के संघर्ष की ऊष्मा ईमानदारी की ऊष्मा के समरूप होती है। इसी ऊष्मा के कारण गरीबों में उचित अनुचित का ध्यान रखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो तुम फिर वही कह रहे हो कि गरीबों में ईमानदारी होती है और धनवान वैभव संपन्न लोगों में अपेक्षाकृत इसका अभाव रहता है? महाराज ने पूछा। जी हाँ श्रीमान, यही कहना चाहता है मैं, तेनालीराम ने निर्भीक होकर कहा। महाराज स्वयं वैभव संपन्न थे, इसलिए तेनालीराम की बातें उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ले ली और तेनालीराम से कहा, तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा तेनालीराम। मुझे स्वीकार है महाराज, तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सभा में जो सहजता थी, इस गंभीर चर्चा के कारण समाप्त हो गई। महाराज ने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और तेनालीराम को रोककर शेष सभासदों को जाने दिया। लौट रहे सभासदों में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज महाराज तेनालीराम से नाराज हो गए, कि महाराज से तेनालीराम को मुंह नहीं लगाना चाहिए, कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्थात जितने मुंह उतनी बातें। सभासदों के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम कितने दिनों में सिद्ध कर सकोगे कि धनवानों की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक ईमानदार होता है? महाराज, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियों और 2 सुरक्षा प्रहरी प्रदान करें। मैं यह बात 2 दिनों अर्थात आज और कल में प्रमाणित कर दूंगा कि धनवान लोगों में धन लोलुपता होती है जो उन्हें ईमानदार नहीं रहने देती, जबकि गरीबों में धन लोलुपता नहीं होती, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम के इस उत्तर से भीतर ही भीतर तिलमिला गए, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तेनालीराम को 2 थैलियों में स्वर्ण मुद्राएं और 2 प्रहरी उपलब्ध करा दिए। तेनालीराम उन्हें लेकर राजभवन से बाहर राजमार्ग की ओर महाराज की आज्ञा लेकर चल पड़ा। महाराज से चलते समय उसने कहा,
महाराज, आप मुझे शुभकामना दें कि कल शाम तक मैं प्रमाण सहित अपनी बातें सिद्ध कर सकें। तेनालीराम ने दोनों प्रहरियों को व्यापारी वेश में अपने घर आने का निर्देश दिया और स्वयं अपने घर चला गया। वह अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां भी लेता गया। ऐसे अवसर पर तेनालीराम बहुत सजग हो जाया करता था। उसके रंध्र रंध्र में सजगता उत्पन्न हो जाती थी, यानी वह सहस्त्र नेत्रधारी बन जाता था। लोग उसके इसी गुण के कारण ही उसे चक्षुश्रवा और प्रज्ञाचक्षु आदि विशेषणों से संबोधित किया करते थे। उसके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दोनों प्रहरी व्यापारियों के बाने में उसके घर पहुंचे। तेनालीराम उन्हें लेकर विजयनगर के बाजार में चला आया और देर तक इधर उधर टहलता रहा। वापसी के समय उसने दोनों प्रहरियों को एक एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली थमा दी और एक को एक धनी व्यापारी के आगे चलते हुए थैली कहीं सुनसान इलाके में गिराकर चले जाने को कहा। उसने प्रहरी को उस धनी आदमी को भी दिखा दिया जिस धनी आदमी के आगे उसे चलना था। संभवतः तेनालीराम उस धनी आदमी को पहचानता था और जानता भी था कि वह कहाँ रहता है। पुनः दूसरे प्रहरी को एक गरीब आदमी के आगे आगे जाने का उसने निर्देश दिया और प्रहरी को बता दिया कि उस गरीब आदमी का गंतव्य क्या है। इस प्रहरी को भी तेनालीराम ने सुनसान स्थान पर थैली इस तरह गिराने को कहा जिसे वह गरीब आदमी देख ले। अपनी व्यूहरचना तैयार कर लेने के बाद उसने दोनों प्रहरियों को यह निर्देश भी दिया कि वे दोनों थैलियां गिरा देने के बाद तेजी से आगे जाएं और कहीं छुप जाएं। जब उनका शिकार राह में गिरी थैली लेकर बढ़े तब वे उनका पीछा करें और देखें कि वे थैली का क्या करते हैं। अपने द्वारा दिए गए निर्देशों से तेनालीराम संतुष्ट था। उसे विश्वास था कि आज रात में ही उसे वांछित प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। दोनों प्रहरियों को विदा करने के बाद तेनालीराम अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रहरी तेनालीराम के घर पर पहुंच गए। वह उस समय दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने प्रहरियों से पूछा, क्या समाचार लाए हो? एक प्रहरी ने तेनालीराम से कहा, श्रीमान, मैं आपके निर्देश पर जिस व्यक्ति के पीछे गया था उसका नाम गिरिधारी लाल है। उसकी बाजार में सोने चांदी के जेवरों की दुकान है। बहुत पैसे वाला आदमी है वह। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि तेनालीराम ने उसे टोक दिया, अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी के पीछे नहीं भेजा था, आगे भेजा था। ठीक से सारी बातें बताओ। क्षमा करना श्रीमान, भूल हो गई, प्रहरी ने कहा और कल शाम को घटित घटना बताने लगा। श्रीमान, जब मैं उस आदमी, मेरा मतलब है कि गिरिधारी लाल के आगे आगे चलते हुए कदम पेड़ के पास पहुंचा तो मुझे राह पूरी तरह खाली दिखी। सुनसान रास्ते पर दो ही मुसाफिर थे, मैं और वह। मैं उससे मात्र 4 कदम की दूरी पर था। मौका देखकर मैंने कमर में खोसी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली गिरा दी और सामान्य चाल से आगे बढ़ता रहा, मानो मुझे थैली गिरने का भान ही नहीं है। कुल 4 कदम चलकर मैंने अपनी गर्दन पीछे की ओर हल्के से घुमाई तो पाया वह व्यक्ति नीचे गिरी थैली उठा रहा था। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। थैली उठाने के बाद वह थोड़ी धीमी गति से चलने लगा। मैं तेज चलता हुआ राह में आए एक पेड़ की ओट लेकर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। जब वह उस पेड़ से थोड़ा आगे निकल गया तब मैं भी पेड़ की ओट से बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगा। वह आदमी हल्दी बाजार के निकट बसे कुलीनों के मोहल्ले मने बने गुलाबी मकान में रहता है। उसके घर की बाहरी दीवार पर उसका नाम खुदा हुआ है, गिरिधारी लाल। मैंने घर के चारों ओर छोड़ी गई खुली जमीन का लाभ लिया और एक कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांका तो पाया कि गिरिधारी लाल थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर गिन रहा है।
उसने मुद्राएं गिनकर उन्हें थैली में रखा और आसमान की ओर हाथ जोड़े कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली को कमरे में लगी तिजोरी में रखा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उस कमरे में आया और पूछा, क्या बात है गिरिधारी, तुमने हाथ पांव भी नहीं धोए और कमरे में चले आए? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है। प्रत्युत्तर में उसने क्या कहा, मैं नहीं सुन पाया। तेनालीराम ने उस प्रहरी की पीठ थपथपाई और दूसरे प्रहरी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा समाचार? उस प्रहरी ने कहा, श्रीमान, मैं जिस व्यक्ति के पीछे गया था वह बहुत गरीब और ईमानदार आदमी है। हल्दी बाजार के पश्चिम में बसे मछुआरों की बस्ती में रहता है। जब मैं उसके आगे चलते हुए एक स्थान पर थैली गिराकर आगे बढ़ा तब उसने आवाज लगाई, रे भाई साहब, आपकी थैली। मैंने उसकी आवाज अनसुनी कर दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा और वह हाथ में थैली लिए लगभग दौड़ता हुआ भाई साहब पुकारता रहा। अभी वह 2-4 कदम ही दौड़ पाया था कि उसके पांव में किसी चीज से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उसके हाथ से थैली छिटक गई और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलकर सड़क पर बिखर गईं। तब तक मैं सड़क के पास के एक गड्ढे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी हाथ में थैली लिए इधर-उधर देखता हुआ तेज कदमों से जाता दिखा। संभवतः वह मुझे ही तलाश रहा था। मैं थोड़ी देर के बाद उस गली से निकला और उससे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच गया तब चटाई पर बैठकर उसने स्वर्ण मुद्राएं गिनी। उसने एक कपड़े के टुकड़े में थैली बांधकर अपने हाथ में ले ली और उसने कहीं जाने के लिए निकल गया। मैंने समझा कि जरूर वह स्वर्ण मुद्राओं को छुपाने के लिए जा रहा होगा, लेकिन वह अपने घर से सीधे राज्य कोषागार पहुंचा और 100 स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली वहां जमा कराकर पर्चा कटवाया। उसके बाद वह अपने घर चला आया। राज्य कोषागार में उसने पर्चे पर अपना नाम रामानुजम लिखवाया है। तेनालीराम ने उस प्रहरी की भी पीठ थपथपाई और उन्हें सीधे राजभवन पहुंचने का निर्देश देकर भोजन के लिए अपने घर के भीतर चला गया। महाराज, आपको अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आप कृपा कर राज्य कोषागार से यह पता कराएं कि राजमार्ग में पड़ी 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां क्या किसी को मिली हैं? और राज्य कोषागार में यदि इस तरह की थैलियां जमा कराई गई हैं तो जमा कराने वाला कौन था? अरे महाराज चैंक पड़े। क्या बात हो गई तेनालीराम? तुम शेष सभासदों के आने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते? उन्होंने तेनालीराम से कहा। महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, जिन 2 प्रहरियों की सेवाएं मैंने ली थीं, वे दोनों रात भर जगे रहे हैं। मैं उनकी सेवाएं वापस करने के उद्देश्य से ही सभा शुरू होने के समय से पहले पहुंच गया है। कल जो पहेली सुलझाने का जिम्मा आपने मुझे सौंपा था, उसके लिए प्रमाण प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से मैं सक्रिय हुआ है। कृपया वांछित सूचनाएं मंगाने में मेरा सहयोग करें। यदि आप निर्देश देंगे तो सूचना अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी और सभासदों के आने पर इन दोनों प्रहरियों को मुक्ति मिल सकेगी। ये दोनों प्रहरी मेरे शोध के प्रमाण भी हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी। महाराज कृष्णदेव राय समझ चुके थे कि तेनालीराम ने गरीबी और ईमानदारी का संबंध स्थापित करने का कोई सूत्र अवश्य पा लिया है। से सूचना मंगाई। सूचना पत्र में लिखा गया था कि रामानुजम उन्होंने राज्य कोषागार से गाई। सूचना पत्र में लिखा गया, नाम एक व्यक्ति स्वर्ण मुद्राओं कल मध्य रात्रि से पूर्व जमा कराई है। यह थैली उसे राजमार्ग से हल्दी बाजार जाने वाली राह पर मिली थी। रामानुजम हल्दी बाजार के पास मछेरों की बस्ती में रहता है और मधुमक्खियों के छत्ते से मधु निकालने का कार्य करता है। महाराज ने सूचना पत्र का अवलोकन कर उसे तेनालीराम को सौंप दिया।
जब सभा भवन में सभी सभासद पहुंच गए तब तेनालीराम ने कहना आरंभ किया, महाराज, आपके निर्देश पर कल मैंने एक प्रयोग किया और प्रयोग का परिणाम मुझे आज मिल गया। यह सूचना पत्र जो राज्य कोषागार से मंगाया गया है वह एक गरीब व्यक्ति के ईमानदार होने का प्रमाण पत्र है। यह सूचना पत्र बताता है कि गरीब आदमी धनलोलुप नहीं होता है। फिर तेनालीराम ने सविस्तार अपनी योजना के क्रियान्वयन की कथा सभा भवन में सुनाई। प्रमाण के रूप में दोनों प्रहरियों को प्रस्तुत किया। दोनों प्रहरियों ने सभासदों को संपूर्ण घटना की जानकारी दी। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर सेठ गिरिधारी लाल को पकड़वाकर मंगवाया। पहले तो सेठ इस घटना को ही गलत बताता रहा, लेकिन जब तेनालीराम ने उससे कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली तुमने अपने कमरे की दीवार में लगी तिजोरी में रखी है, तब वह सेठ टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर स्वर्ण मुद्राएं मंगा लीं और उसे राज्य कोषागार को सौंप दिया गया। सेठ गिरिधारी लाल को महाराज ने जेल भिजवा दिया। गरीब रामानुजम को दरबार में बुलाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। इसके बाद महाराज ने तेनाली को अपने गले से लगा लिया और कहा, सचमुच तेनालीराम, तुम्हारी मेधा का कोई दूसरा उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 महत्वाकांक्षी युवा तपस्वी बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, विजयनगर में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई उत्सव समारोह आदि हुआ करता था। महाराज कृष्णदेव राय उत्सव प्रेमी ही नहीं, अध्यात्म प्रेमी भी थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आप धार्मिक कर्मकांडों में उलझ जाएं। ये कर्मकांड तो मनुष्य को विचारों की संकीर्णता की ओर ले जाते हैं। यह करो, ऐसे करो बताने वाले कर्मकांड निषेध और वर्जनाओं पर आधारित हैं, क्योंकि ये यह भी बताते हैं कि वह न करो, वैसा न करो। प्रायः महाराज अपने चिंतन की चर्चा तेनालीराम से करते रहते थे। एक उत्सव के अवसर पर महाराज ने प्रसन्न होकर एक तपस्वी को विजयनगर में कुटिया बनाने के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाएं दे दी। तेनालीराम ने महाराज के इस व्यवहार पर अपनी शंका जताई, महाराज, मुझे तो यह युवा तपस्वी कहीं से भी पहुंचा हुआ प्राणी नहीं लगा और न ही इसमें पांडित्य की वैसी प्रखरता है जिससे यह दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। फिर आपने यह उदारता क्यों दिखाई? देखो तेनालीराम, मैं विजयनगर का राजा है और इससे इतर भी मेरा एक निजत्व है। मैं स्वयं आध्यात्मिक चिंतक हैं। विजयनगर में हर वर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का उद्देश्य ही है लोगों को जोड़ना। इन समारोहों के समय ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं जिनमें भाग लेकर या देख सुनकर लोगों की दमित इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए विजयनगर के निवासियों में तुम्हें संतोष और उल्लास की कमी नहीं दिखेगी। यही है मेरे शासन की सफलता का पहला सोपान। मेरे पास जब यह युवक पहुंचा तब मुझे यह विश्वास हो गया कि यह युवक महत्वाकांक्षी है, अन्यथा सामान्य साधु संतों की तरह यह किसी के द्वार पर भी जा सकता था। जब इसने मुझसे विजयनगर में कुटिया बनाने की सुविधा मांगी तो मेरे सामने यह बात साफ हो गई कि यह युवक किसी दूसरे राज्य से आया है। इस प्रकार एक राजा के समक्ष वह एक शरणागत की तरह था, तो उसे कुटिया बनाने की सुविधा देकर मैंने राजधर्मानुकूल कार्य किया है। रही उसके सिद्ध नहीं होने की बात, तो मुझे विश्वास है कि वह सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति वांछित को प्राप्त करके ही दम लेता है, महाराज ने कहा। महाराज की तर्कसंगत बातें सुनकर तेनालीराम मौन हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। महाराज उस युवक को भूल गए। 2 राज्य महोत्सव बीत गए। उस युवक ने महाराज के दर्शन नहीं किए।
तीसरे राज्य महोत्सव के प्रारंभ में ही वह युवक महाराज के पास पहुंचा। उसके मुख से विद्वत्ता का तेज प्रकट हो रहा था। वह दूर से ही तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। युवक ने महाराज के समीप आकर कहा, महाराज, मैंने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है। आप मुझे अपना गुरु बना लें। महाराज ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, युवक, यह ठीक है कि तुमने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं, मगर मेरा गुरु बनने के लिए इतना ही काफी नहीं है। अब तो तुम्हें अपने अध्ययन पर चिंतन करना चाहिए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम में अभी भी कोई कमी है, जिसके कारण मैं अभी तुम्हें अपना गुरु नहीं बना सकता। महाराज की बातें सुनकर वह युवक वापस लौट गया। तेनालीराम उस समय वहीं था। उसने महाराज और युवक की बातें सुनी थीं। उसने कहा, महाराज, आपने ठीक ही कहा था कि युवक बहुत महत्वाकांक्षी है। सोद्देश्य साधना कर रहा है, यह भी उसके महत्वाकांक्षी होने का संकेत है। और देखिए, उसकी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा, वह आपका गुरु बनना चाहता है। इसका अर्थ तो यही है कि वह विजयनगर का राजगुरु बनने की अभीप्सा से यहाँ आया है। तुम ठीक समझे तेनालीराम, महाराज ने उत्तर दिया। और बात वहीं समाप्त हो गई। महाराज अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। वही रोज दरबार का कामकाज देखना और कभी कभी प्रजा का दुख सुख जानने के लिए विजयनगर के भ्रमण पर निकल जाना, यही थी उनकी सामान्य दिनचर्या। वर्ष बीतते देर नहीं लगी। महाराज अपने अभ्यास के अनुरूप ही वार्षिक समारोह की तैयारियों की स्वयं समीक्षा करते। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे, कहाँ रंगमंच बनेगा, पंसाला कहाँ लगेगी और भोजनालय कहाँ बनेगा, प्रजा को इस वर्ष के समारोह के समय राज्य की ओर से मिलने वाले भोजन के लिए क्या क्या पकेगा, यानी छोटी से छोटी बात के लिए भी महाराज स्वयं निर्देश दे रहे थे। तेनालीराम हमेशा की तरह उनके साथ था। हर्षोल्लास के साथ विजयनगर का वार्षिकोत्सव आरंभ हुआ। इस वार्षिकोत्सव के आरंभ में वह युवा तपस्वी महाराज के पास आया, लेकिन इस बार उसने महाराज से गुरु बनाने को नहीं कहा। महोत्सव के अवसर पर उसने महाराज को शुभकामनाएं दी तथा महाराज से कहा, महोत्सव के समय रासरंगमनोरंजन के साथ ही उन्हें कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहिए। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज का भाव समझा और युवा तपस्वी से कहा, प्रभु, सभी धर्म एक सी ही बात करते हैं, इसलिए संशय है कि कौन सा धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, और जब तक संशय है तब तक कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, क्योंकि संशयुक्त मन से धर्म की बातें संभव नहीं हैं। युवा तपस्वी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। तेनालीराम ने उस युवा तपस्वी से विनम्रता के साथ कहा, प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने चिंतन कार्य तो पूरी निष्ठा से किया है, अब आप निष्ठा पूर्वक मनन कार्य में लगे, तब ही आपकी साधना पूर्ण होगी। वह युवक वहां से चला गया। महाराज महोत्सव का आनंद उठाने में लगे और तेनालीराम सखा भाव से उनके साथ रमा रहा। इसके बाद कई वर्षों तक युवा तपस्वी महोत्सव के समय महाराज से मिलने नहीं आया। एक बार विजयनगर में जब महाराज और तेनालीराम वार्षिक महोत्सव के लिए कार्यक्रम तय करने बैठे तो बात ही बात में उन्हें उस युवा तपस्वी का स्मरण हो आया। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, कई वर्ष व्यतीत हो गए, मेरा गुरु बनने की इच्छा से विजयनगर में कुटिया बनाकर तपश्चर्या में लगा वह युवक आया नहीं। कुछ अतापता है उसका? तेनालीराम ने तत्परता से उत्तर दिया, शीघ्र ही सूचित करूंगा महाराज। इसके बाद तेनालीराम ने उस युवा तपस्वी के संदर्भ में सूचनाएं एकत्रित करवाईं।
सूचना थी कि वह युवा तपस्वी अब कुटिया से निकलता ही नहीं। कभी कभी किसी किसी को दिख जाता है। वह न तो पूजा अनुष्ठान करता दिखाई देता है और न किसी से कोई याचना करने जाता है। पिछले वर्ष जब अतिवृष्टि के कारण गांव के गांव पानी में डूब गए थे, तब इस युवा तपस्वी ने पीड़ित लोगों को बचाने और उनके लिए सुविधाएं जुटाने में अपना जी जान लगा दिया था। तेनालीराम ने महाराज को युवा तपस्वी के संदर्भ में मिली समस्त सूचनाएं दी और कहा, लगता है महाराज, यह युवा तपस्वी सिद्ध हो चुका है। महाराज कुछ बोले नहीं। महोत्सव आरंभ हुआ। राजा के साथ प्रजा के मेल से उन्मुक्ति और आनंद का एक सुखद और आह्लादकारी वातावरण बना। विजयनगर की खुशहाली के इसी सूत्र को स्मरण रखने के लिए महाराज इस महोत्सव का आयोजन कराते थे। महोत्सव के समापन के बाद महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, चलो जरा उस युवा तपस्वी से मिलाएं। महाराज और तेनालीराम स्वयं चलकर युवा तपस्वी की कुटिया में गए। युवा तपस्वी ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, धन्य भाग्य, हमारे गुरुजन पधारे। महाराज विस्मित से रह गए युवक की बात सुनकर। उन्होंने कहा, प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यह समझता है कि अब आप सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपसे दीक्षा लेने की इच्छा से आपके पास आया था। युवक ने गंभीरता से कहा, महाराज, आप मेरे आश्रयदाता हैं, पिता तुल्य और आदरणीय, और तेनालीराम मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे मनन करने की सीख दी थी और मैं उनके निर्देश पर ही मन में डूब गया। तब मैंने जाना कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें ज्ञान का सागर न हो। चाहने पर कोई भी इस ज्ञान सागर में गोते लगा सकता है। उस युवक ने तेनालीराम के चरण छुए और तेनालीराम ने उसे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।